हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम योद्धा। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में काफी सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं, आप लोग कंसंट्रेशन देख चुके हैं, आप लोग सॉल्यूशन का मतलब देख चुके हैं और काफी सारे बेसिक चीजें हम लोग जान चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। तो देखिए, बात करेंगे अगर सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी होती क्या है। सोल्यूबिलिटी का मतलब आप सिंपल भाषा में क्या समझते हैं कि भाई मान लीजिए आपने पानी लिया और उसमें चीनी मिला दी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपके लिए एक इमेज भी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है, इमेज लगाई गई है। तो क्या होगा अगर आप इसमें शुगर पाउडर को डालेंगे पानी में, तो क्या होगा उसमें बाद ये शुगर पाउडर पानी में घुल जाएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि भाई पानी में शुगर पाउडर क्या है, सोल्यूबल है। तो इसी से ही सोल्यूबिलिटी का मतलब आप देखिए क्या होता है। तो सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन dissolve in a given amount of solvent at particular temperature to form a saturated solution। तो देखिए, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितना कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को घोल सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट में। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी एक सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम इसी एग्जांपल को लेंगे तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे सोल्यूट जो रहेगा वो रहेगा शुगर पाउडर, आपको क्या रहेगा सोल्यूट रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा यहाँ पर वाटर। वाटर हो गया सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या हो गया शुगर पाउडर। तो इस वाले एग्जांपल से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। फिर देखिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं चैप्टर में हमें मेनली फोकस किस पर करना होता है, तो इस चैप्टर पर हमें मेनली जो फोकस करना होता है वो करना है आपका टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी पे। ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी पे ही आपसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और यहीं पे आपको मेनली फोकस करके चलना है। तो देखिए, टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सोल्यूबिलिटी। तो इस तरह की सोल्यूबिलिटीज को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो एक एक करके आप शुरू कर। तो हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास एक सोल्यूट है और आपके पास एक सॉल्वेंट है, तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना देगा, तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन बना देगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में जो हमारा सॉल्यूट होता है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो किसकी फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा आपका लिक्विड की फॉर्म में, इस वाले केस के अंदर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं सॉल्यूट यहाँ पे ले रहा हूँ NaCl। ठीक है, NaCl ले रहा हूँ, तो क्या होगा NaCl में आप क्या देखोगे कि ये NaCl क्या होगा यहाँ पर डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Na प्लस एंड Cl निगेटिव में। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सॉरी जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। ठीक है, जो आपका सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सॉल्वेंट में। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जहां से आपसे एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 12 में तब भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो है ये कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं होती वाटर में। ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन ये नेफ्थलीन और आपका एंथ्रासीन ये किसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाती है बेंजीन में, बट डिसॉल्व इन बेंजीन। तो ये आपके लिए की पॉइंट है जो कि आप याद रख लेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, तो आप कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कितना सॉलिड घुला है एट गिवन अमाउंट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए
कि जो आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो ये आपका डिपेंड करती है सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लाइक डिसॉल्व लाइक लगता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक से क्या मतलब है। मान लीजिए कि मेरे पास जो है जो सब्सटेंस है वो पोलर है, ठीक है। क्या सब्सटेंस है मेरे पास जो सब्सटेंस है वो कैसा है, पोलर सब्सटेंस है। जो मेरे पास पोलर सब्सटेंस है हमेशा ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास सोल्यूट है वो पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है, जो आपका आयंस में टूट सकता है एज अ सोल्यूट है, ठीक है। और जब आयंस में टूटेगा तो उस पर चार्ज क्रिएट होंगे, तो वो हमेशा डिसॉल्व होगा किसमें, वो हमेशा आपका पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए जो मेरा सब्सटेंस है वो कैसा है, अगर मेरा सब्सटेंस वो नॉन पोलर है, जब भी मैं सब्सटेंस कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मेरे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन पोलर है, जो कि आपका जो है आयंस में नहीं टूटेगा। और तो वो किस में डिसॉल्व होगा, वो आपका डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला फैक्टर तो ये होगी, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आप यहाँ पर देखोगे। लेकिन एक मजेदार बात हो रही है यहाँ पर, जो कि आपसे बहुत टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपसे ये पूछा जाएगा, चलिए कि स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए थे कि बताइए दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ए नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर 2 लाइक डिसॉल्व लाइक, नंबर 3 टेम्परेचर एंड नंबर 4 प्रेशर। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेशर। तो इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाईलाइट करके रखेंगे अपने पास की, ठीक है। हाईलाइट करके हमेशा रखेंगे और ध्यान रखेंगे दैट प्रेशर डू नॉट मच अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी इन केस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ की कंसेप्ट में आपको और एडिशनल दे रहा हूँ जो कि आपके नीट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आपसे कभी कह दिया जाए, ठीक है, कह दिया जाए, कंडीशन दी जाए कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कंडीशन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आप कहोगे सर ये बात तो आप ऑलरेडी बता चुके हो, तो उसके पीछे अब सवाल सुनो। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पर आपका डेल्टा एच क्या होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। और ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, ये आपकी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और इस वाले स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है, यूजली। हमने ये नहीं लिखा ऑलवेज इंक्रीज, बट यूजली क्या होता है, इंक्रीज होता है। मान लीजिए अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है आपसे सॉलिड इन लिक्विड का अगेन कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी से। अब एग्जामिनर कह रहा है भाई आप तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो अब आप बताओ कि आपका डेल्टा एच कैसा होगा। तो आप कह दोगे सर यहाँ पे तो डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा और एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। तो अगर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जनरली चांसेस यही होते हैं कि आपके क्वेश्चन इतने ही बने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कभी कभी इक्विलिब्रियम पे पूछ लेता है तो आप बता दीजिएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैसा आपका सॉल्यूशन बनता है, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर यही वाला केस है, सोल्यूट सॉल्वेंट आप मिक्स कर रहे हो, सोल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूशन बना है, लेकिन किस पे बना है, इक्विलिब्रियम पे बना है। तो उस केस में आप बता दोगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझिएगा कि जितना आप मैक्सिमम सॉल्यूट मिला सकते थे ना किसी सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, वही या प्रेशर पे, वही क्या है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए कलर चेंज करते हैं, पेन का ब्लू कर लेते हैं ना। ओके, थोड़ा सा थिकनेस कम करते हैं, मेरे को थिकनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है, आई थिंक इतना सही रहेगा। चलिए ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
solid dissolve at particular temperature and pressure, temperature and pressure and pressure। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कह देंगे आप लोग क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस बार वाले टॉपिक में आप इतना पढ़ लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सोल्यूबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वहां पर आपको मैं सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा और बोर्ड के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, और सेकंड में देखते हैं सेकंड टाइप जो कि है आपका गैसेस इन लिक्विड। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को। ठीक है, देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी देखिए यहाँ पे जो गैस होगी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस में इन लिक्विड में, तो गैस यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगी, सोल्यूट की तरह एक्ट करेगी, और जो यहाँ पर लिक्विड रहेगा वो आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में जहाँ पे हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी करी थी, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, जो सोल्यूट है आपका सॉलिड था और जो यहाँ पे सॉल्वेंट था वो आपका लिक्विड था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जो गैस है वो सोल्यूट है और जो आपका लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे चीजें अब आपको क्या क्या ध्यान देनी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन है, इसको चलिए मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो आप इक्विलिब्रियम में क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है वे जितना आपका अपवर्ड मूवमेंट कर रहे होंगे गैस पार्टिकल, उतना ही क्या होगा आपका डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, जितना अपवर्ड करेंगे उतना डाउनवर्ड करेंगे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, दैट एट इक्विलिब्रियम rate of upward movement of gas particle equal to rate of downward movement of gas particle, rate of downward movement of gas particle। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो आप इस कंडीशन पर देखेंगे तो आप यहाँ पे दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, गैसेस इन लिक्विड दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला है टेम्परेचर। तो जब तो टेम्परेचर पर आप ध्यान रखेंगे दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इन लिक्विड में। लेकिन वही जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ रही है। और इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है हेनरीज लॉ ने। ठीक है, हेनरी लॉ के थ्रू आप ये काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि हम 2-4 मिनट में डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। तो इसके अलावा आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो फिशेज होती हैं वे अनकंफर्टेबल होती हैं वार्म में, ठीक है, वार्म वाटर। वहीं जो ये आपकी फिशेज होती हैं वे आपको कंफर्टेबल होती हैं इन कोल्ड वाटर। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, जो फिशेज होती हैं अनकंफर्टेबल क्यों फील करती हैं वार्म वाटर में, क्योंकि वार्म वाटर में क्या होता है, लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, दैट फिशेज आर uncomfortable in warm water because lesser oxygen is dissolved, है ना। और हम लोग जानते हैं कि भाई अगर वाटर कैसा है, वार्म है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है उसका ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर गैस की सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी, गैस की सोल्यूबिलिटी कम रहेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे आपकी ऑक्सीजन वगैरह क्या है, गैस ही तो है, गैस फॉर्म में तो है, तो ये प्रॉपरली आपको वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ समझनी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं आपके हेनरी लॉ की तरफ।
तो देखते हैं क्या क्या आपको हेनरी के बारे में याद रखना है, उसके एप्लीकेशंस आप लोग देखेंगे और आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हेनरीज लॉ। ओके, तो देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है। सबसे पहले हेनरी लॉ की हम लोग लॉ को लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं हेनरी लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ gas that dissolve in liquid is directly proportional to partial pressure when temperature is constant क्या इस अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मूला की, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप लोग, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर P की चीज को इंडिकेट करता है, P इंडिकेट करता है यहाँ पर प्रेशर को, KH इंडिकेट करता है हेनरी कांस्टेंट को, और यहाँ पर ये जो x है, ये x किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये आपका इंडिकेट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को इंडिकेट करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और आप ये चीज और ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हेनरी थे जिन्होंने ये बताया था कि जो प्रेशर है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूबिलिटी के। तो ये सबसे पहली बार किसने बताया था, ये भी आपका हेनरी ने ही बताया था। और अब आपसे पूछ लिया जाता है कि दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या है, ये भी आपका जो है अभी हेनरीज लॉ है ना। इसके अलावा आपसे यूनिट पूछी जाती है हेनरीज कांस्टेंट की, तो ध्यान रखेंगे हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर बार, ठीक है, मोल पर लीटर पर बार इज द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट को। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहला फैक्टर रहेगा यहाँ पर दैट हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ओके, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो देखिए जैसे डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके लिए हमारा जो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। देखिए H2 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट वैल्यू कितना रहेगा, 69.16 यहाँ पर KH वैल्यू रहेगा इसका। अगर मैं यहाँ बात करूंगा हीलियम की, तो हीलियम के लिए कितना रहेगा, 144.97 रहेगा। N2 की बात करूंगा तो रहेगा 96.48 के आसपास यहाँ वैल्यू रहता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई डिफरेंट गैसेस पर क्या है, यहाँ पर KH का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे दैट द हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और किस तरीके से डिपेंड करता है, तो ध्यान रखेंगे दैट हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं दैट KH इक्वल टू x है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप आप देखेंगे। इसी के साथ साथ जो KH का रिलेशनशिप होता है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के साथ भी होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ध्यान रखिएगा जो आपका KH होता है वो क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility of gases। तो अभी तक एक बार कुछ रिवाइज करेंगे। हेनरी लॉ क्या था, हेनरी लॉ आपसे क्या कह रहा था, हेनरी लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था, KH था हेनरी कांस्टेंट और P क्या था, प्रेशर। इसके अलावा यूनिट क्या थी हेनरी कांस्टेंट की, मोल पर लीटर पर बार इज द यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे और इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन भी देखने हैं हेनरी लॉ के, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे।
दो तीन एप्लीकेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप अच्छे से देख के जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई साइड बुक से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें इसके अलावा और भी एप्लीकेशन दे रखे होंगे तो आप वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है आपका कार्बोनेटेड बेवरेज, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और सोडास की बात करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पर आपने लिखा हुआ देखा भी हो, कई बार कोल्ड ड्रिंक पर लिखा होता है फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक। तो कार्बोनेटेड वाटर से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, फिर चाहे वो आपकी पेप्सी हो, कोका कोला हो, थम्स अप हो, ड्यू हो, उसमें क्या मिक्स है भाई, कौन सी गैस मिक्स होती है, आपकी CO2 गैस उसमें डिजोल्व होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है हेल्दी एप्लीकेशन में। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक अंडर हाई प्रेशर। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, नीट का हो गया, बोर्ड का हो गया, ठीक है। तो जब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व करा जाता है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो वो कैसे प्रेशर पर करा जाता है, हाई प्रेशर पर करा जाता है, लो टेम्परेचर पर करा जाता है। और जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो आपको एक साउंड आती है ना, फिश करके, तो वो साउंड जो होती है, जो फिश करके जो एकदम साउंड आती है, वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैसे प्रेशर पे है, हाई प्रेशर पर है। तो जैसे ही आप उसे खोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने कैप ओपन करा, क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एस्केप हो रही है, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे कारण वो फिश की साउंड आती है और साथ साथ आपके बबल्स बाहर आ जाते हैं। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन जो है आपका हेनरी लो का, वो है आपका स्कूबा डाइविंग, ठीक है। स्कूबा डाइविंग अगर आपने देखा होगा, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, वे जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र के अंदर कैसा होता है, कैसा होता है आपका, हाई प्रेशर होता है अंडर वाटर, ठीक है। अंडर द वाटर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। और जो गोताखोर है अपने साथ एक सिलेंडर भी लेकर जाते हैं ना पीछे, तो वो सिलेंडर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है और साथ साथ क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो जब वे डीप में जाएंगे, ठीक है, मान लो भाई ये ओशियन है, या ओशियन कहते हैं, ठीक है, या सी कह देते हैं, ठीक है। तो जब आपके स्कूबा डाइवर्स, मान लो ये आपका स्कूबा डाइवर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ प्रेशर कैसा है भाई, प्रेशर है यहाँ पर हाई, और इसने कैरी कर रखा है अपने साथ सिलेंडर भी। सिलेंडर में कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई पे क्या होता है भाई, सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी, है ना, जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, तब क्या होता है, नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है उनके ब्लड में, ठीक है, उनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, रैपिड एसेंट कोज नाइट्रोजन टू कम आउट सडनली फॉर्म बबल, ओके, डीकम्प्रेशन, सिकनेस एंड बैंड, ठीक है। ओके, डाइवर यूज अ मिक्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम इज लेस सोल्यूबल टू अवॉइड दिस। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले जो है, जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते थे, उनके जो सिलेंडर्स होते थे उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता था। लेकिन अभी के सिलेंडर्स में क्या क्या होता है, हीलियम को भी डाला जाता है, ठीक है, हीलियम को भी मिक्स करा जाता है। क्यों, क्योंकि जो हीलियम होती है ये आपकी लेस सोल्यूबल होती है देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप डीप ऑन द सी में जाएंगे, प्रेशर हाई होता जाएगा। अगर प्रेशर हाई होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद और एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर थर्ड। और एप्लीकेशन नंबर थर्ड क्या है भाई, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, ओके, मान लीजिए भाई आप किसी हाई एल्टीट्यूड पर गए हैं ना, आप कहीं पहाड़ वगैरह पर गए हैं और काफी हाइट पर गए हैं, तो उस समय क्या देखेंगे आपकी, जैसे ही आप पहाड़ पे पहुंचेंगे, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, ये मान लीजिए मेरे पास एक, मैं कह रहा हूँ एक पहाड़ है, ये आपका हाई एल्टीट्यूड पॉइंट है। तो हाई एल्टीट्यूड पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, लो, और लो पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, हाई। अच्छा, एट हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर अगर लो है तो सोल्यूबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोल्यूबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, लो, और नीचे की तरफ क्या होगा, प्रेशर हाई होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई। तो देखिए हाई एल्टीट्यूड पे आप क्या देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है। अब प्रेशर लो है तो ऑक्सीजन जो है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लड में कम हो जाएगी, तो लेस O2 डिसॉल्व इन ब्लड। अब भाई लेस ऑक्सीजन जब डिसॉल्व होगा ब्लड में तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी आपके माउंटेनर्स हैं वे क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन हेनरी लो की, वो क्या है आपकी एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में आपने देखा होगा कि डेट ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, जहां पर आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है या फिर जहां पर आपका वार्म वाटर होता है,
वहाँ पर ऑक्सीजन डिसोल्वेशन हमेशा कम होता है। ठीक है, अभी हमें पीछे ही बात कर चुके हैं इस बारे में। क्यों? क्योंकि जो और साथ साथ क्या होता है आपका हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए गंदे पानी में, पॉल्यूटेड वाटर में और वार्म वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम है, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। और वहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो आपका जैसा हो गया वार्म वाटर हो गया, पॉल्यूटेड वाटर हो गया, तो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। तो चलिए इतनी सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी थी। इसमें वाले टॉपिक में हेनरी लॉ के बारे में आपने हेनरी लॉ को समझा, एप्लीकेशन समझे, साथ साथ आपने देखा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे इसमें, और साथ साथ अगले लेक्चर में आप सीखोगे राउट फ्लो के बारे में, जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है। कोशिश ये रही काफी इजी तरीके से आपको चीजें बताई जाए। बस आपको क्या करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आपको सेशन को लाइक करना है, और आपको जो है अपना एक प्यारा सा कमेंट और आपको वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के साथ बच्चों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।